आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल। जैसा कि आप सबने पढ़ा हुआ है, तो क्या आपने लास्ट कुछ एलिमेंट्स पढ़े थे? चैप्टर नंबर 4 क्लास 9, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह की टेबल पढ़ी थी आपने। उसमें आपने देखा था कुछ आपके मेटल्स थे, कुछ आपके नॉन मेटल्स थे। सर, मेटल्स कौन से होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो लस्टरस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और सोनरस होते हैं, कंडक्टर होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है। इसी का ऑपोजिट क्या हो जाता है? नॉन मेटल्स। सर एग्जांपल देना मेटल के। आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ऐसे बहुत सारे नॉन मेटल्स में। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन। कार्बन नॉन मेटल है? सर नहीं। नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस क्या हो जाती हैं आपकी? नॉन मेटल्स। अब देखना, एलिमेंट्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, नेमली metals and, but there are certain elements which show properties of both metals and non-metals termed as metalloids। कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेटल की वैलेंसी पॉजिटिव होती है, मेटल की वैलेंसी पॉजिटिव होती है, और नॉन मेटल की वैलेंसी, आपने कुछ ऐसे एलिमेंट्स पढ़े हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैलेंसी शो करते हैं। कार्बन +-4, सिलिकॉन +-4, हीलियम नोबल गैस, वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। हम्म, ठीक है सर, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब देखना, एलिमेंट्स which form positive ions by losing electrons are called, positively charged ions are termed as metals and negatively charged ions are termed as metals are hard solid substance, malleable, ductile, sonorous and very good conductor of heat and electricity। सर malleable का मतलब थिन शीट्स में ड्रॉ किए जा सकते हैं, डक्टाइल का मतलब थिन वायर में ड्रॉ किए जा सकते हैं, सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यही सारी चीजें थी। Almost all metals combine with oxygen to form metal oxides which are basic in nature। ज्यादातर सभी मेटल्स किसके साथ कंबाइन हो जाते हैं? क्या देने के लिए? और मेटल ऑक्साइड का जनरल नेचर क्या है? लेकिन आपने कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स पढ़े हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। सर कहाँ लिखा है? यही तो लिखा था, ये देखो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। लेकिन इस पे आते थोड़ी देर। हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी कि वो हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट हैं कि वो नाइफ से भी इजीली कट किए जा सकते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विग्रसली, और रिएक्शन भी उनका बहुत ज्यादा हाई फाई है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ विग्रसली रिएक्ट करते हैं और फायर कैच कर सकते हैं। ये जादूगर दिखाते हैं आपको, जादू। दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन, hence to prevent accidental fires they are kept immersed in। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे, why sodium and potassium are stored under kerosene oil? Because they are highly reactive and can catch fire if they are kept in environment openly or in water। दोनों ही केस में। सॉरी, इंग्लिश में बताया था मैंने, हिंदी बता रहा हूँ। केरोसिन ऑयल में हम पोटेशियम और सोडियम को स्टोर क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। हाँ सर, वही पूछा गया था। क्यों करते हैं? क्योंकि ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर आप इसे एनवायरनमेंट में खुला रख दो, चाहे वो एयर में रख दो या फिर वाटर में रख दो, तो उसमें आग लग जाती है। इसलिए हम केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं, वहां आग नहीं लगती है। थैंक यू सर, अब क्लियर हो गया। सर नेक्स्ट क्या है? एनोडाइजिंग। सर एनोडाइजिंग क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम व्हिच प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम कोरोजन। जैसे आपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है, मेटल्स पे आप पेंट कर देते हो ताकि वो रिएक्ट ना कर पाए किसके साथ? एनवायरमेंट की ऑक्सीजन के साथ, और वो कोरोड ना हो। सिमिलरली कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, कुछ मेटल की ऑक्साइड लेयर ऐसी होती है कि वो उस मेटल को आगे कोरोड होने नहीं देती है। चैप्टर नंबर 1 में एक चीज पढ़ी थी आपने, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हो आप बिफोर रिएक्टिंग। सर क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है
वो उसे फर्दर रिएक्शन से प्रिवेंट करती है। सिमिलरली अब ये चीज हम एज अ बेनिफिट यूज कर रहे हैं, हमने एल्यूमिनियम की ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना दी, जिसकी वजह से जो अंदर वाला एल्यूमिनियम है वो एज इट इज सेफ बना रहेगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग। सर एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन। सर देखो, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये आपने पढ़ा था। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, बट some of the metal oxides dissolve in water to form alkalis। कुछ मेटल ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होकर क्या बना देते हैं, metal oxides which react with both acid as well as bases to produce salt and water are called amphoteric oxides। इसका मतलब यही है ना कि ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो कर रहे हैं, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो बेसिक नेचर शो कर रहे हैं, और बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं, और दोनों के साथ रिएक्ट करके बना क्या रहे हैं, सॉल्ट और वाटर। ऐसे ऑक्साइड्स को आप क्या बोल देते हो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। सर सुनो ना, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस रिस्पेक्टिव मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सर ये रिएक्शन हमने पढ़ा था, मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, और कुछ लिबरेट आउट करेगा, हाइड्रोजन लिबरेट आउट करेगा, पक्का। मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट होती है। मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, अब खुद सोचो, सर सोचना क्यों है, मेटल लिया मैंने सोडियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड Na2O। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की गुंजाइश ही कहाँ बचती है, क्या आपके रिएक्टेंट में हाइड्रोजन था तो प्रोडक्ट में मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। लेकिन जब हमने एसिड के साथ रिएक्शन पढ़ा था Na+HCl, आपको सॉल्ट मिला था NaCl, क्या हाइड्रोजन बच गया मेरा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन मिल सकता है मुझे। हाँ, तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब हाइड्रोजन मिलती है, मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन नहीं मिलेगी। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। सर यहाँ पे तो आपने वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ाना था, हाँ वो भी पढ़ा रहे हो। अब देखो, सोडियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, मेटल हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH प्लस, और क्या निकलेगा, H2 गैस। अब इसे बैलेंस आउट कर लोगे आप। हाँ, मेटल विद वाटर, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सर मेटल ऑक्साइड फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। सर यहाँ पे बीच में एक चीज और आएगी, सर बोलो। सर यहाँ पे Na+H2O के बाद आपने NaOH लिखा था ना। ध्यान से देखो, Na2O लिखा हुआ है। सर अब चेंज कर दिया आपने। हाँ बेटा, ये सही हमने गलती कर दी थी, वो लैपटॉप छीन देता मेरा। फिर इसके बाद क्या आता है, जैसे ही Na2O रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, वो क्या बना देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब आपने देखा था कुछ मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और कुछ मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, तो फिर वो क्या बना देंगे, सर जो भी आपने देखा था, सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है। जैसे ही वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, और जो हाइड्रोजन लिबरेट आउट हो रही होती है उसे जला देते हैं। इसी वजह से सोडियम वाटर में फायर कैच कर लेता है। हाँ सर, लेकिन कुछ मेटल्स क्या है, लेस रिएक्टिव है, सच एज कॉपर। Hg किसके लिए होता था, मरकरी, प्लैटिनम के सर लिए प्लेटी होता मरकरी। है। Ag, Og, लोजी, सुनो जी, Ag फॉर सिल्वर, सर Pt सिल्वर। प्लैटिनम। All हाँ जी। metals react with dilute sulfuric acid and dilute hydrochloric acid to produce salt and hydrogen gas। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज और पढ़ी थी, नाइट्रिक ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रिक एसिड पढ़ा था, HNO3, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता था। लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शन थी, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। अगर बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड HNO3 यूज करो तो वहां पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट होती थी। ठीक है, एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन है, याद रहेगी। सर हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर यहाँ तक क्लियर।
सर reactive metal can displace a comparatively less reactive metal from a salt solution. ये रिएक्शन हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। इसे चैप्टर 1 में हमने क्या नाम दिया था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल ए सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बन जाता है मेटल बी। ये कब होगा? जब मेटल ए ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे? मेटल बी से। अगर नहीं है रिएक्टिव तो रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद है? सर सोडियम से पहले क्या आता है? पोटेशियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। लास्ट में क्या था? पीटी। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज थी सर, याद रहेगी। सर कहीं पे ये एक्टिविटी सीरीज भी लिखा होता है। हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज एक्टिविटी सीरीज एक ही बात है। तो मेटल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, अब आते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स आर दोज which form negative ions by gaining electrons. Negatively charged ions are termed as non-metals, obvious सी बात। नॉन मेटल अगर इन द फॉर्म ऑफ, वो सॉलिड में भी मिलते हैं, वो लिक्विड में भी मिलते हैं, वो गैसियस स्टेट में भी मिलते हैं। मेटल्स जनरली किस में मिलते हैं? सॉलिड स्टेट में। कोई एक्सेप्शन थी उसकी? मरकरी किस फॉर्म में होता है? लिक्विड। सर सॉलिड, लिक्विड, गैस, दे आर नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल, नॉन सोनोरस, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर और क्या था? नॉन मेटल कैसे ऑक्साइड बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। Non-metal do not usually react with water or steam, but the non-metal oxides react with water to form acid. Non-metal react नहीं करता, लेकिन non-metal oxides react कर जाते हैं वाटर के साथ, क्या बनाने के लिए? एसिड बनाने के लिए। ठीक है सर। सर यहाँ सुन, non-metals do not react with dilute acid to release। जितने रिएक्शंस आपने मेटल में पढ़े थे उसमें से मेजर रिएक्शंस यहाँ पे नहीं होते हैं। वाटर के साथ रिएक्शन नहीं हुआ, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं हुआ। The compounds formed due to the transfer of electrons from a metal to a non-metal are known as ionic compounds. सर ये इंपॉर्टेंट था। जैसे Na था और Cl। Na क्या है? मेटल। Cl क्या है? नॉन मेटल। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। सर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। सर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जैसे ये देखो, यहाँ पे इन्होंने बना के भी दिखा रखा है। मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में? दो। एक इलेक्ट्रॉन उसने इस Cl को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने इस Cl को दे दिया। तो क्यों? क्योंकि Cl के पास 7 होते हैं। लॉ ऑफ ऑक्टेट क्या कहता है? आपको स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो वो एक उससे मैग्नीशियम से मांगने गया। अब यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हो गए? एक मैग्नीशियम, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो 2 पॉजिटिव। और यहाँ पे क्लोरीन कितने थे आपके पास? 2 क्लोरीन थे, और हर एक क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं? एक इलेक्ट्रॉन लिया है। अब ये स्टेबल हो गया। इस तरीके से आपके क्या बनते हैं? फॉर्मूले। एक मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन कंबाइन हुए, जो आप बचपन में ऐसे पढ़ के आए हुए हो। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, MgCl2। Cl के साथ 2 क्यों आया? इसका लॉजिक नहीं पता था, लॉजिक ये है। ठीक है। तो केमिस्ट्री में जरूरी नहीं जो चीज आपको जिस टाइम पे एक्सेप्शन बोल के समझा दी गई है वो जरूरी ही एक्सेप्शन ही हो। सर नेक्स्ट देखना, प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंपाउंड। सर इंपॉर्टेंट है, हाँ। सर प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में क्या कह रहा हूँ? दे आर जनरली सॉलिड एंड हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। आपने बचपन में पढ़ा ही है, मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। सिमिलरली पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ जाएगा तो इन्हें ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ज्यादा देनी पड़ेगी तो इनका बीच का बॉन्ड क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब क्या हो जाता है? सर दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे आर soluble in water but insoluble in solvents such as पेट्रोल। ऑयल्स पे insoluble हो जाते हैं, वाटर में soluble है। वाटर में जैसे ही डिजोल्व एक्सक्यूज करोगे मी आयंस सर, में डिसोसिएट हो जाएंगे। बोलो।
सर इससे पहले जब आप रिएक्शंस करवा रहे थे तो उसमें से लास्ट थर्ड पॉइंट का एक एग्जांपल दे दो सर। नॉन नॉन मेटल ऑक्साइड्स का रिएक्शन। दिस वन, non-metals do not usually react with water or steam, but non-metal oxide react with water to form acids. यस सर सर। कोई non-metal oxide बताना। कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा? वाटर के साथ, H2O। सर क्या बना देगा? H2CO3। ये क्या है आपका? एसिड। सर क्यों? क्योंकि जब ये डिसोसिएट होगा H प्लस आयंस रिलीज होंगे। ठीक है, इस ओके तरीके सर। के कंपाउंड बनाते हैं। सर देखना, हम क्या पढ़ रहे थे? आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट। ऑब्वियसली बात है, सॉलिड में आयंस नहीं बनेंगे, आयंस नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, आयंस बन जाएंगे, आयंस की हेल्प से वो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं कर रहे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? अब एक बात बताओ, जैसे वायर है, वायर अगर किसी से कनेक्ट नहीं है तो आपको करंट लगेगा। लेकिन अगर वो स्विच के साथ कनेक्ट कर दी जाए और फिर आप पकड़ो, फिर तो करंट लगेगा। सर क्यों? क्योंकि वहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया वहां पे। सर अकरेंस ऑफ मेटल, इस बार ये भी आपके कोर्स में आ गया तो इंपॉर्टेंट हो गया है, तो ध्यान से पढ़ना। द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। अर्थ के क्रस्ट में मिनरल्स की फॉर्म में आपको मेटल्स मिलते हैं। सर हाँ, those minerals from which metals can be extracted conventionally and economically। सर दो तरीके हैं, अब मतलब दोनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए। कन्वेंशनली, जो आप मेथड्स यूज करते आ रहे हो। इकोनॉमिकली, अब ये ना हो कि आपने 10 रुपए का आयरन निकाला और 50 रुपए उसे निकालने में लगा दिए, ये तो लॉस है ना आपके लिए। तो इकोनॉमिकल होना चाहिए वो। आर कॉल्ड ओर्स, जिसमें से आप एक्सट्रैक्ट करोगे मेटल्स, उसी का बोलते हैं हम ओर्स। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। ठीक है सर, याद रहेगा। जिसे साइंस लेनी है, चैप्टर नंबर 6, क्लास 12, इंपॉर्टेंट चैप्टर है वहाँ पे, सिर्फ इस टॉपिक पे, मेटलर्जी पे। सर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, अब यहाँ पे जिनकी लो रिएक्टिविटी है उनके साथ क्या करना है? हीट इन एयर, बहुत सिंपल है। अब वो रिएक्ट ही नहीं कर रहे किसी से तो फ्रीली अवेलेबल हो सकते हैं। सर अगर मीडियम रिएक्टिविटी है, वहां पे दो चीजें बनती हैं, या तो वो सल्फर के ओर होंगे या फिर वो कार्बन के ओर होंगे। अगर सल्फर के ओर है तो वहां पे क्या करेंगे? रोस्टिंग। अगर कार्बन के ओर है तो वहां पे क्या करेंगे? कैल्सिनेशन। सर रोस्टिंग क्या होता है? हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप क्या करोगे? हीट करोगे, आपको मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। मेटल ऑक्साइड मिलने के बाद फिर वही प्रोसेस सर, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो कैल्सिनेशन में भी सेम है, हीटिंग करोगे बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सर लास्ट क्या था आपका? मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलेंगे आपको। वहां पे क्या कर दोगे आप? इलेक्ट्रोलाइसिस। सर इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं? प्योर एनोड लेते हैं या कैथोड लेते हैं? आपने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था? हाँ सर, कुछ इस तरीके का प्रोसेस था। पॉजिटिव क्या होता है आपका? कैथोड या एनोड? सर एनोड। नेगेटिव क्या होता है आपका? कैथोड। पॉजिटिव वाला क्या हो जाता है आपका? प्योर मेटल। नेगेटिव वाला क्या होता है? इम्प्योर मेटल। जिस मेटल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है उसका सॉल्ट सोल्यूशन लोगे, यहाँ से वो डिसॉल्व होता जाएगा इसमें, और प्योर मेटल इस स्ट्रिप पे जाके कलेक्ट होता जाएगा। और जो इम्प्योरिटीज होंगी वो या तो डिसॉल्व हो जाएंगी या फिर इसके नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। इस सेटल डाउन इम्प्योरिटीज को हम क्या बोल देते हैं? अनोड मड। सर क्यों? क्योंकि अनोड के नीचे सेटल डाउन हुई है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक
रिफाइनिंग। सर देखना, कोरोजन क्या होता है? इट इज द स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स, या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इज टर्म्ड एज कोरोजन। इट इज टर्म्ड एज रस्टिंग इन आयरन। सेम चीज होती है। अब एक चीज, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ आयरन विद जिंक। a thin layer of zinc is termed as galvanization. सर amalgam एक important चीज है। An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal. Example stainless steel, iron and nickel का, iron nickel and chromium का। brass किसका है? copper and zinc का। amalgam क्या होता है? amalgam is an alloy in which one of the metal is, अगर मरकरी के साथ कोई भी मेटल कंबाइन हो गया उसे हम क्या बोलेंगे? amalgam। कॉम्बिनेशन में अगर एक भी मेटल मरकरी बन गया है या फिर मरकरी है तो वो क्या बना देगा? अमेलगम। सर यहाँ तक क्लियर हुआ? अमेलगम किस फॉर्म में होता है? डिपेंड करता है, सॉलिड भी मिल सकता है आपको, लिक्विड भी मिल सकता है। हाँ सर ठीक है, एक बार जल्दी से देख लो, पीडीएफ आपके पास है ही, आपके पास 2 मिनट है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। सर पहला क्वेश्चन पढ़ना, विच वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द, ओ राइट, वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मोस्ट मेलिएबल मेटल एंड मोस्ट डक्टाइल मेटल। सबसे ज्यादा मेलिएबल मतलब सबसे ज्यादा थिन शीट्स में कौन ड्रॉ किया जाता है? गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल एंड द मोस्ट डक्टाइल मेटल। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बेस्ट कंडक्टर क्या है हीट का? सर सिल्वर। और पुअरेस्ट कंडक्टर क्या है? लेड। सर ये याद रखना है, लेड बहुत बार पूछा जाता है आपसे। सर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? कॉपर नहीं है, सिल्वर है। सर हाँ, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन वो यूज करना इकोनॉमिकल नहीं है आपके लिए, इसीलिए आप ज्वेलरी में यूज करते हैं। A metal with highest melting point and a metal with lowest melting point. सर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है? टंगस्टन। और लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? सर ऑब्वियसली बात है मरकरी। सर क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ही क्या है वो? लिक्विड है। सर ये क्वेश्चन नोट करना, हाँ एक बार कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? स्टेट 3 रीजंस फॉर दी फॉलोइंग फैक्ट्स। सर पहला क्या है? सल्फर इज अ नॉन मेटल। आपको जो रीजंस देने हैं उसको सेटिस्फाई करना है किससे? केमिकल इक्वेशन से। सल्फर नॉन मेटल है, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि पुअर कंडक्टर है किसका? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। अब आपको वहां चेक करके नहीं आना, उन्होंने बोला है कि नॉन मेटल है, मान लिया हमने। अब जितनी भी नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज आपको पता है ना वो लिख दो। इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज नाइदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल। इट्स इट फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। ऑक्साइड बना के दिखा देंगे। सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू सल्फर ऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट कराओगे क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरस एसिड। तो इससे पता चल गया वो क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है। सर दूसरी चीज क्या है? मैग्नीशियम इज अ मेटल, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होगा, मेलिएबल और डक्टाइल होगा। इसके ऑक्साइड कैसे होंगे? बेसिक। मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। ठीक है सर, याद रहेगा। सर ये वाला क्वेश्चन पढ़ना, explain the following statements. Most metal oxides are insoluble in water, but some of these dissolve in, ज्यादातर मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। What are these oxides and their solution in water called? These oxides are called basic oxides. Metal oxides basic होते हैं, and solution of these oxides, these metal oxides in water is called alkali. Example NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ सर, दूसरा क्या पूछ रहा था आपसे? At ordinary temperature, the surface of metal such as magnesium, aluminum, zinc, etc. is covered with a what is the combination composition of this layer? State its importance. क्या बन जाएगा? ऑक्साइड बन जाएगी। अब एक बात बताओ, नॉर्मल टेम्परेचर है, बाहर आपने आयरन आर्टिकल रख दिया, एल्यूमिनियम आर्टिकल रख दिया, वो कोरोड होगा। कोरोड होना मतलब ऑक्साइड की लेयर बनना उसके ऊपर। अब ऑक्साइड की लेयर बनने से बेनिफिट क्या हुआ? कि अंदर वाला मेटल खराब नहीं होगा।
फिर पढ़ना, दिस लेयर इज कॉल्ड oxide layer. It makes the metal less reactive and prevents further oxidation. Due to this layer, the metal cannot get corroded and remains intact. So next क्या है? Some alkali metals can be cut with knife. कौन से metals हैं? Sodium and potassium. Some alkali metals can be cut with a knife because they are very soft and have low densities. Sodium, potassium and lithium. ये दोनों क्वेश्चन समझ आए? आगे चलें. क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना. List in tabular form three chemical properties on the basis of which we can differentiate between metals and metal non-metal में difference बताना है. सर अगला क्या है? Give reasons for the following. Most metals conduct electricity well. ऐसा क्यों? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन मूव इजीली थ्रू मेटल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सर दूसरी चीज क्या पूछ रहा है वो आपसे? द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद heated aluminium is used to join cracked machines, जिसे हम थर्माइट रिएक्शन भी बोल रहे थे, पढ़ा था हमने. It is a displacement reaction which is highly exothermic. The amount of heat evolved is so large that metals are produced in the molten state and is thus used to join cracked machines. अगर आपको थर्माइट रिएक्शन याद रहे तो आप थर्माइट रिएक्शन भी लिख सकते हो उसे. सर सुनो, अगला क्वेश्चन आप खुद पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करोगे एक बार. आपके पास पूरे 2 मिनट हैं. क्वेश्चन नंबर 2. सर, a metal M is stored under kerosene. It vigorously catches fire if a small piece of this metal is kept open in. Dissolution of this metal in water releases great amount of energy and the metal catches fire. The solution so formed turns red litmus blue. Metal कौन सा हो जाएगा? The sodium. Right formula for the compound formed when this metal is exposed to air. Sodium plus oxygen gives you sodium oxide. Why is metal M stored under kerosene? Highly reactive and it catches fire when it is kept in environment. If oxide of this metal is treated with hydrochloric acid, what would be? Salt and water. सर क्यों? क्योंकि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं. राइट बैलेंस इक्वेशन, इक्वेशन लिख दोगे. सर देखो, ये देखो. सर इसमें और भी क्वेश्चन थे, हाँ देखते हैं अभी. मेटल M क्या है? सोडियम. फॉर्मूला वही. सोडियम रिएक्ट विद, ये सारी चीजें हमने देख ली थी यहाँ तक. ये वाला क्वेश्चन हो गया था हमारा. रिएक्शन ऑफ M विद सर एयर. बोलो. सर Na की जगह पोटेशियम भी हो सकता है ना? Na की जगह पोटेशियम भी हो सकता है. हाँ पोटेशियम भी हो सकता है. सर पर वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट नहीं करेगा ना, लिटमस के रिएक्शन से. हाँ तो पोटेशियम ऑक्साइड भी तो बनता है. पोटेशियम ऑक्साइड सेम. रिएक्शन विद वाटर. सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी रिलीज हो जाएगी. रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड जो अभी आपसे पूछा था, मेटल ऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करके ये बना देगा. पानी में आग लगती है कैसे? ठीक. सर क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करने के बाद. सर क्वेश्चन नंबर 3. By the transfer of electrons, illustrate the formation of bond in magnesium chloride. Identify the ions present in this compound. मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है, मैग्नीशियम और क्लोरीन होगा. ये अभी आपने देखा ही था आयनिक कंपाउंड जब आपने बनाए थे. आयनिक कंपाउंड तक सॉलिड क्यों होते हैं? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है. सर with the help of label diagram show the experimental setup of extraction of
सर ये आपके सिलेबस में नहीं है सर, लेकिन एग्जाम में आए हुए हैं, पढ़ना पड़ेगा। ये आपको सिर्फ एक्टिविटी के फॉर्म में दे रखा था, आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं था, पढ़ा था? हाँ हाँ, पढ़ा तो नहीं है ना इसके बारे में? हाँ, जल्दी से ये वाली चीज लिख लो, थर्ड पार्ट और उसका एग्जाम्पल।